वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Subscribe to my channel कैसे हैं and आप also लोग? press आई this होप कि आप bell लोग icon. अच्छे होंगे और पिछले लेक्चर्स को आप लोगों ने पूरा देख लिया है और जो भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया उसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है उससे भी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया उसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और उसके साथ साथ हम लोग अपना लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। अगर इसका हम लोग AMU 11th एंट्रेंस में वेटेज देखें तो 2 से 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसको तो हम लोग बोर्ड लेवल से पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग इंट्रेंस के लेवल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये वर्ड लाइफ प्रोसेसेस। ये लाइफ प्रोसेसेस है क्या? तो एक तो हमें नाम से क्लियर हो रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने वाली प्रोसेसेस, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। एक तो नाम से साफ साफ क्लियर हो रहा है। इसको अगर अच्छी तरीके से कहा जाए तो वो सारी प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हो रही होती है उन प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये हमारे नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस डिफिनीशन को और अच्छा बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए और ऑब्सोल्यूट बनाया जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सारी प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हो रही होती है और उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए इसेंशियल है, उन सारी प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। मतलब कि अगर वो प्रोसेसेस ना हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उन सारी प्रोसेसेस जिसकी वजह से वो जिंदा रह पा रहा है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहा है, उसी को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। तो मैंने जो बोला उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे शो रहा है कि प्रोसेसेस विच ऑकर्स इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर इसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब वो कौन कौन सी प्रोसेसेस है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए, उसको लाइफ को सस्टेन करने के लिए एकदम इसेंशियल है। तो जैसे में आप खुद सोच सकते हैं, जैसे में हम लोगों का खाना ये कितना इसेंशियल है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएं तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। हम लोगों का सांस लेना, रिस्पायर करना, यह कितना इसेंशियल है। अगर हम लोग रिस्पायर नहीं करेंगे तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे? नहीं। हम लोगों का जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है, डैट मीन्स बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। तो हर सेल में मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हर सेल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या हमारा बॉडी जिंदा रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। और हर सेल से, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रिएशन, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हमारा बॉडी सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। तो यही सारी तो लाइफ प्रोसेसेज है जिसकी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ प्रोसेसेज क्या होता है और वो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेज होती है, ठीक है। तो मैंने जो बताया, न्यूट्रिशन खाना और रिस्पायरेशन उस खाने से एनर्जी निकालना, ट्रांसपोर्टेशन उस एनर्जी को और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को अलग अलग सेल तक, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना, डेट इज ट्रांसपोर्टेशन, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, डेट इज एक्सक्रिएशन। इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से, ठीक है। हमारा जो पहला लाइफ प्रोसेसेज है वो है न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, बस इसमें आपको 2 वर्ड पे फोकस करना है। वो 2 वर्ड क्या है कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड
आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। बस दो वर्ड पे आपको फोकस करना है, एक है ऑब्टेनिंग और दूसरा है यूटिलाइजिंग। एक है ऑब्टेनिंग और दूसरा है यूटिलाइजिंग, मतलब कि फूड को ऑब्टेन करना और उसके बॉडी में इस्तेमाल करना ही न्यूट्रिशन है। ठीक है, फूड को ऑब्टेन किया और उसको बॉडी में इस्तेमाल कर लिया, दैट इज न्यूट्रिशन। सिंपल है, फूड को ऑब्टेन करना और बॉडी में इस्तेमाल करना। ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज ये होता है कि हम लोग फूड को ही क्यों ऑब्टेन करते हैं, हम लोग फूड को ही क्यों ऑब्टेन करते हैं, किसी दूसरे चीज़ को क्यों नहीं ऑब्टेन करते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम है, नहीं तो 2 मिनट इसको पॉज करके वीडियो को, अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो इसको पॉज कीजिए और सोचिए। अगर आप लाइव हैं तो फटाफट हमें लाइव चैट में रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग फूड को क्यों खाते हैं, फूड को क्यों खाते हैं, फूड को क्यों ऑब्टेन करते हैं। फूड और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क्स मैंने दे दिया है, मतलब कि हम लोग फूड को क्यों ऑब्टेन करते हैं। तो जब मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ तो उनका डायरेक्ट जवाब होता है कि हम लोग फूड इसीलिए खाते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो बात तो सही है कि एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे चीज़ और भी हमारे बॉडी को मिलती है जिसके लिए हम लोग इस फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ है, अब ध्यान से देखिए। जो हमारा पहला चीज़ है वो है न्यूट्रिएंट्स। जो हमारा पहला चीज़ है वो है न्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग बचपन से पढ़ता है ना, जो 5 न्यूट्रिएंट्स होता है, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वही 5 न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलता है, क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान से देखेंगे आप लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब इस न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को क्या क्या मिलती है वो ध्यान देंगे। तो जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स जो लिखे हैं हमने वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है फैट्स। तो फैट्स हमारे बॉडी में स्टोरिंग का काम करता है, स्टोरिंग ऑफ फूड, एनर्जी, और इसके बाद इंटरनल सपोर्ट देता है। इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के अलावा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है प्रोटीन्स हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। लेकिन इसके अलावा ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स कितना हो गया, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स 3, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, और बचा 2 न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो जो विटामिन्स और मिनरल्स है ये दोनों क्या प्रोवाइड करता है, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम करता है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन्स भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो 2 है विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों का फंक्शन है रिपेयर और मेंटेनेंस का। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है। हमारे पास 3 एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हम इक्वल अमाउंट में लेंगे, मतलब कि अगर 1 ग्राम इसका लिए, 1 ग्राम इसका और 1 ग्राम इसका, मतलब तीनों का अगर हम 1 ग्राम ले लेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम ले लिया, फैट्स भी 1 ग्राम ले लिया और प्रोटीन्स भी 1 ग्राम ले लिया, तब कौन सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तब भी बहुत सारे बच्चों का यही आंसर रहता है कि कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इक्वल अमाउंट्स में लेंगे तब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैट्स, उससे कम करेगा प्रोटीन्स, उससे कम कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम इक्वल अमाउंट्स में लेंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा फैट, उससे कम प्रोटीन, उससे कम कार्बोहाइड्रेट। अब आप कहिएगा कि अरे यहाँ पे तो उल्टा हो गया, पहले सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा था,
और जब इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं तो सबसे कम प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी बंदे को देखोगे कि एक एक कटोरा फैट पी रहा है, एक एक कटोरा प्रोटीन खा रहा है, ऐसा तो नहीं देखे हैं। ठीक है, तो सीधा समझिए कि फूड में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस होता है, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम इक्वल अमाउंट में लेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैट, उससे कम प्रोटीन, उससे कम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 2:1:1। लगभग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सेम ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका जो हम लोग रेशियो लिखते हैं वो लिखते हैं 2:1:1। प्रोटीन से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट से डबल दुगुना एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट। ठीक है, अगर इक्वल अमाउंट में लेंगे तब। तो इतना क्लियर है। अब देखिए, पहला चीज तो हो गया। अब देखिए, पहला चीज हम लोग खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब न्यूट्रिएंट्स में जो 5 न्यूट्रिएंट्स है उसका अलग अलग क्या काम है इसका भी लिख देते हैं। जो विटामिन और मिनरल्स है इसका काम है रिपेयर और मेंटेनेंस का। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया। पहला चीज़ फूड लेने समय क्या मिला? न्यूट्रिएंट्स। दूसरा चीज़ हमें क्या मिलता है? तो दूसरा चीज़ हमें मिलता है वाटर। जब हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि वाटर, तो उसके दिमाग में सीधा कॉन्सेप्ट ये जाता है कि जो हम लोग बिस्किट में पानी में डुबो करके जो बिस्किट खाते हैं उस वाटर का बात हो रहा है। ये वो वाटर नहीं है, यहाँ पे हम वो उस वाटर का बात कर रहे हैं जब हम लोग कोई सूखा चीज़ भी, सूखा फूड भी खाते हैं, जब उस फूड का डाइजेशन होता है, वहाँ से जब उसका बॉन्ड टूटता है, उसके बॉन्ड टूटने से जो वाटर रिलीज हो रहा होता है, उस वाटर की बात कर रहे हैं। तो उस वाटर को एक स्पेशल नाम से जानते हैं। क्या है उसका नाम? तो मेटाबॉलिक वाटर। क्या है? मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, तो पहला चीज़ न्यूट्रिएंट्स मिला, दूसरा चीज़ वाटर मिला। कौन सा वाटर? तो मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, अच्छा, कई बच्चों के माइंड में अभी डाउट होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जानवर है जिसका नाम है कैंगेरू रैट। कैंगेरू रैट ये डिजर्ट में पाया जाता है। ये अपने जीवन में कभी पानी पीता ही नहीं है। तो क्या इसके बॉडी में पानी की ज़रूरत नहीं है? ऐसा तो कोई जानवर है ही नहीं जिसके बॉडी में पानी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके बॉडी में पानी आता कहाँ से है? उसके बॉडी में जो पानी की ज़रूरत है वो पूरा कहाँ से होता है? वो तो पानी पीता नहीं है। तो वो वहाँ पे उसकी बॉडी में जो वाटर की नेसेसरी है, ज़रूरत है, उसको पूरा करता है। कौन सा वाटर? मेटाबॉलिक वाटर। मतलब कि जब वो खाना खाता है तो उसके खाने का जब वो डाइजेशन के प्रोसेस में जाता है तो वहाँ पे उसका बॉन्ड टूटता है। जब बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से जो वाटर निकलता है वो वाटर उसके बॉडी की ज़रूरत, जो पानी का ज़रूरत है, उसको पूरा करता है। ठीक है, समझ में आया मेटाबॉलिक वाटर के बारे में? अब कई सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा है कि कंगारू रैट ये कंगारू और रैट का हाइब्रिड है क्या? तो ये कंगारू और रैट का हाइब्रिड नहीं है, बल्कि ये एक रैट है जो कि कंगारू की तरह होप कर कर के चलता है, इसीलिए इसको हम लोग कंगारू रैट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कि फूड क्यों खाते हैं। तो फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इन सारे बातों को देख लिया, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन। उसके बाद मेटाबॉलिक वाटर मिलता है। और तीसरा चीज़ जो है वो है कि हमारे बॉडी को रफेज मिलता है। रफेज क्या है? तो ये है फाइबर। ठीक है, रफेज मिलता है। इसका फंक्शन क्या है? तो रफेज जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। इसका फंक्शन ये है, क्लीन्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो तीसरा चीज़ हम लोग को क्या मिलता है फूड से? रफेज। उसका फंक्शन क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लींस करता है। तो आप अपने दादा या किसी पहले के लोग से पूछेगा कि पहले के लोग जो वो आटा को छान करके उसको अलग से खाते थे, इसीलिए कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन हो, उसका डाइजेशन एकदम आसानी से हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह उसका फूड डाइजेस्ट हो जाए।
ठीक है। इसीलिए वो अलग से, अभी भी देखिएगा कि कुछ बिस्किट वगैरह मिलते हैं न्यूट्रिला वगैरह का, जिस पे लिखा रहता है हाईली फाइबर, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, और उसका कॉस्ट आम बिस्कुट 5-10 रुपये मिलता है, लेकिन उसका प्राइस 15 रुपये 20 रुपये मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर की प्रेजेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, जिसकी वजह से वो क्या है, कॉस्टली मिलता है। एक और एग्जांपल, आपको लाइव एग्जांपल देते हैं कि जो कार्निवोर होता है वो तो मांस खाता है, ठीक है। लेकिन वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो कार्निवोर है वो घास भी खाते हैं, पत्तियां भी खाता है। वो क्यों खाता है? वो इसीलिए खाता है कि वो अपना एलिमेंट्री कैनाल को साफ कर सके। वो भूख मिटाने के लिए नहीं खाता है, वो इसीलिए खाता है कि उसका एलिमेंट्री कैनाल साफ हो, उसका डाइजेशन आसानी से हो जाए, उसके फूड को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो घास पत्तियाँ इसीलिए खाते हैं क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहे, ठीक है। अभी जो गांव में रहने वाले लोग होंगे वो लोग देखते होंगे कि कुत्ता कभी कभी घास खाता है। वो घास क्यों खाता है? वो तो कार्निवोर है, ठीक है। लेकिन घास क्यों खाता है? क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन है। उसको भी पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करना है, जिसकी वजह से वो जाकर के घास खाता है। तो समझ में है ना हम लोग घास, हम लोग रफेज का क्या काम है? तो रफेज क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं। उसका जवाब आपके यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसे या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग खाना कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले से इरेज कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं, इसी का एक हेडिंग डाल देते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यही कि हम लोग खाना को कैसे ऑब्टेन करते हैं। मतलब कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करने का मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है। फूड को ऑब्टेन करने का मेथड्स, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग मेथड है। सबसे पहले उसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक करते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक मोड, ठीक है। दूसरा हम लोग करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हम लोग का रहता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर फर्दर हेटेरोट्रॉपिक को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। मेनली सबसे पहला सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक, दूसरा करते हैं पैरासाइटिक, तीसरा करते हैं होलोजोइक। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे किस तरह हम लोग डिवाइड करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको लिखा रह देते हैं, ठीक है। देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना फूड
खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड में आते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक मोड में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड को पढ़ते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो ऑटोट्रॉपिक मोड को हम लोग फर्दर 2 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो नाम से क्या हो रहा है? फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉपिक मीन्स खुद से बनाने वाला मोड। इसमें ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना प्रिपेयर करता है। ठीक है, और तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना खाना लाइट की मदद से प्रिपेयर करता है। फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, और कीमो ऑटोट्रॉपिक में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना फूड केमिकल्स के मदद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है, केमो केमिकल, फोटो लाइट। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में फोटो ऑटोट्रॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कीमो ऑटोट्रॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? देखिए, कीमो ऑटोट्रॉपिक नाम से क्लियर हो रहा है कि केमो मीन्स केमिकल। तो इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना फूड इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। जब भी किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे में नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल है। इसका क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। उसके बाद जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो उससे क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है। जब इनऑर्गेनिक केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे क्या निकलता है? एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हैं? अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। समझे? कीमो ऑटोट्रॉपिक में कैसे अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं? तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं। कौन कौन सा इनऑर्गेनिक केमिकल है? नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर, ये सब ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी निकालते हैं। अब इस एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसका मैं नाम बगल में लिख देता हूँ, इधर इरेज कर। इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे मैं आपको आपने नाम सुना होगा नाइट्रोसोमोनस। दूसरा जो है वो है नाइट्रोबैक्टेरा। तीसरा है फेरोबैसिलियस। ठीक है, तो ये सब वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड को केमिकल्स की मदद से प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड में रखें। यहाँ से नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, नाइट्रो मीन्स नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी निकालते हैं। उसके बाद उसका फूड बनाने में सिंथेसाइज करते हैं, उसका यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। नाइट्रोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन करते हैं। फेरोबैसिलियस मतलब ये फेरिक मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हेटरोट्रॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह हम लोग लाइफ प्रोसेस को एकदम आराम से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।